डिजास्टर्स आए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये सब कुछ एक जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी के कारण हो रहा था जो पूरे प्लेनेट को तबाह करने वाली थी। जब दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट्स छुपकर अपनी सर्वाइवल की तैयारी में लगी थीं, तब एक राइटर फैमिली मैन जैक्सन कोर्टिस इस सच्चाई तक पहुंच जाता है। वो एक ऐसी रेस में शामिल हो जाता है जहां वक्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और दांव पर सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का फ्यूचर है। कहानी शुरू होती है 2009 से, जब एड्रियन हेल्म्सली, एक मशहूर जियोलॉजिस्ट, एक अर्जेंट कॉल मिलते ही इंडिया निकल पड़ता है। वहां उसका एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट दोस्त उसका इंतजार कर रहा होता है। ये मीटिंग उसे ले जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स तक। वहां बिल्डिंग के सबसे गहरे हिस्से में, जहां टेम्परेचर एज यूजुअल हाई होता है, एड्रियन एक ऐसी डिस्कवरी करता है जो हिला देने वाली होती है। पृथ्वी के कोर में कुछ ऐसा हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। कोर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था, एक डेंजरस लेवल तक, और इसका कारण था सोलर न्यूट्राइनोस में आई एक अजीब सी म्यूटेशन। वो पार्टिकल्स जो नॉर्मली हार्मलेस होते हैं अब माइक्रोवेव जैसे फिजिकल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, सीधा कोर को हीट कर रहे थे। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एड्रियन उसे ले जाता है एक स्पेशल रूम में, एक ऐसे वाटर टैंक के पास जो 1800 मीटर से भी ज्यादा गहरा जमीन के नीचे है। वहां टैंक का पानी कोर की हीट से उबलने लगता है। ये साइट कंफर्म कर देता है कि प्लैनेटरी कोलैप्स सिर्फ पॉसिबल नहीं, बहुत करीब है। एड्रियन तुरंत वॉशिंगटन के लिए निकल पड़ता है, एक ही मिशन के साथ कि ये इन्फॉर्मेशन सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज तक पर्सनली पहुंचानी है। वहां पहुंचते ही वो सीधा व्हाइट हाउस में हो रहे एक चैरिटी गाला तक जाता है, लेकिन एंट्री पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सूट नहीं पहना हुआ था। भीड़ के बीच भागते हुए एड्रियन एक पुराने जान पहचान वाले को देख लेता है, स्कॉटी, जो उस इवेंट में मौजूद था। एड्रियन उससे अपनी जैकेट उधार मांगता है ताकि वो अंदर जा सके। स्कॉटी मान जाता है और भीड़ में अपना सूटकेस लेकर निकल जाता है। एड्रियन जैसे तैसे अंदर पहुंचता है और लोकेट करता है कार्ल अनहाउजर को, एक पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर जो उस गाला का हिस्सा होता है। कार्ल पहले उसे नहीं पहचानता और उसके आने पर बस कैजुअली रिएक्ट करता है। उसकी अपीयरेंस और टाइमिंग को लेकर सार्कास्टिक कमेंट्स करता है। एड्रियन अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफिस का मेंबर है, लेकिन कार्ल कहता है अगर ये इतना सीरियस है तो तुम्हें ये अपने सुपीरियर्स को बताना चाहिए था। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और थका हुआ एड्रियन बोल पड़ता है, मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ, सिर्फ इसलिए यहाँ तक आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, इंसानियत का फ्यूचर दांव पर है। ये बात सुनकर कार्ल का एटीट्यूड बदल जाता है। वो फाइल लेता है और डॉक्यूमेंट्स को सीरियसली एग्जामिन करता है। जैसे ही कार्ल साइंटिफिक डेटा देखता है, वो तुरंत समझ जाता है कि ये डिस्कवरी कितनी बड़ी है। बिना किसी देरी के वो एड्रियन से कहता है कि वो उसके साथ चले एक प्राइवेट जगह पर, और दोनों के लिए एक व्हीकल अरेंज करने को भी बोलता है। वो एड्रियन को यकीन दिलाता है, मैं खुद ये इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचाऊंगा। 1 साल बाद 2010 में प्रेसिडेंट थॉमस विल्सन एक अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बुलाते हैं जिसमें दुनिया के टॉप लीडर्स को बुलाया जाता है। प्रेसिडेंट उन्हें बताते हैं कि साइंटिफिक एनालिसिस ने कंफर्म कर दिया है जो एड्रियन हेल्म्सली ने पहले वार्न किया था, पृथ्वी एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी के बिल्कुल करीब है। एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां से लौटना मुमकिन नहीं और अब तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। 2011 तक इस आने वाली तबाही से निपटने के लिए कुछ मेजर्स प्लान होने लगते हैं। एक छोटा सा ग्रुप जिसमें दुनिया के कुछ सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, एक साथ बैठते हैं ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि इंसानियत के बचने का रास्ता क्या हो सकता है। इसी के पैरेलल एक और सीक्रेट प्लान एक्टिवेट होता है, इंसानियत की कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी को प्रिजर्व करने का। आर्ट के मास्टरपीसेस, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज ऑब्जेक्ट्स म्यूजियम से साइलेंटली हटाए जा रहे हैं और उनकी जगह डुप्लीकेट्स लगाए जा रहे हैं। ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स को हाई सिक्योरिटी फैसिलिटीज में स्टोर किया जा रहा है ताकि अगर कुछ बचा तो ये चीजें एक नए युग का हिस्सा बन सकें। इस दौरान दुनिया की आम जनता को सच का बिल्कुल पता नहीं है। मीडिया उन्हें एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहा है, एक पुरानी प्रोफेसी के चक्कर में, मायन प्रेडिक्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 को एक कॉस्मिक साइकिल का एंड होगा और उसके साथ शुरू होगा एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी। हालांकि कई लोग इसे सिर्फ एक मिथ ही मानते हैं। स्टोरी शिफ्ट होती है कैलिफोर्निया में, जहां हम मिलते हैं जैक्सन कोर्टिस से, एक राइटर जिसका करियर अब तक कहीं से स्टार्ट नहीं हो पाया। एक सुबह एक हल्का सा अर्थक्वेक उसे झटके से जगा देता है। जैक्सन नोटिस करता है कि उसे टाइम का बिल्कुल होश नहीं है और अब तक तो बच्चों को पिक करने का टाइम भी निकल चुका है। वो अपनी कार यूज नहीं कर पाता तो मजबूरी में यूज करता है लिमोजीन जो वो अपने काम के लिए चलाता है, एक बिजनेसमैन के लिए जो माफिया से कनेक्टेड है। जाने से पहले जैक्सन एक भीड़ देखता है जो एक अजीब चीज को देख रही होती है। जमीन फट चुकी है, अर्थक्वेक के बाद एक बड़ी क्रैक बन गई है। कार चलाते वक्त रेडियो पे कुछ डर पैदा करने वाली खबरें सुनाई देती हैं और रास्ते में एक आदमी मिलता है जो बोर्ड लेकर खड़ा है जिसमें लिखा होता है द एंड इज नियर।
वो अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचता है अपने बच्चों को लेने। माहौल थोड़ा तनाव भरा होता है, स्पेशली उसका बड़ा बेटा जो उससे रूडली बात करता है। फिर भी सब लोग निकलते हैं एक छोटी ट्रिप पर एक हल्की सी खुशी के साथ। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा विल्सन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में घुस जाती है। चेहरे पर परेशानी क्लियरली दिख रही होती है। वो बताती है कि लूव्र म्यूजियम के डायरेक्टर की मौत हो गई है और मौत के तरीके में कुछ अजीब बात है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिंसेस डायना की डेथ के टाइम था। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करती है उस पर शक जताती है। प्रेसिडेंट बताता है कि सिर्फ कुछ लोगों को ही इस असली ग्लोबल थ्रेट के बारे में पता है और एक इंटरनेशनल इमरजेंसी प्लान चुपके से शुरू हो चुका है जिसमें 46 देश मिलकर काम कर रहे हैं। कार्ल एड्रियन को बिल्डिंग के बाहर ले जाते हुए कहता है कि अब उसे येलोस्टोन जाना होगा ताकि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की जा सके। रास्ते में वो एड्रियन को एक वार्निंग देता है। प्रेसिडेंट की बेटी के प्रति उसका इंटरेस्ट पर ताना मारते हुए कहता है कि अब वक्त है सिर्फ काम पर ध्यान देने का, डिस्ट्रैक्शंस के लिए नहीं। इधर दूसरी तरफ जैक्सन और उसके बच्चे येलोस्टोन पार्क पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं और पूरा एरिया टाइट सिक्योरिटी से घिरा हुआ है। वार्निंग बोर्ड्स के बावजूद जैक्सन और उसके बच्चे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि पूरा लेक गायब हो चुका है, जमीन से भाप निकल रही होती है और आसपास मरे हुए जानवर बिखरे पड़े होते हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। दूर एक आदमी उन्हें देख रहा होता है। वो एक डायरी टाइप चीज में हर मोमेंट का रिकॉर्ड लिख रहा होता है। थोड़ी देर बाद आर्मी सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पार्क के अंदर एक सीक्रेट बेस तक ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एड्रियन एक और साइंटिस्ट के साथ होता है। वो साइंटिस्ट उसे एक ऐसा डेटा दिखाता है जो सच में दिल दहला देने वाला होता है। 12,000 मीटर की गहराई तक टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हुए हैं जो 2,700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। ये थर्मल राइज नॉर्मल नहीं है। ये प्रूफ है कि प्लैनेट का जियोथर्मल सिस्टम अब कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ एक्सपेक्टेड टाइम से कई ज्यादा तेजी से बिगड़ रहा है। हेल्मस्ली अभी अपने कॉलीग के साथ इस डेंजरस थर्मल डेटा पर बात कर ही रहा होता है। तभी एक टीम मेंबर भागते हुए आता है और बताता है कि कुछ टूरिस्ट्स को पकड़ा गया है जो येलोस्टोन के रिस्ट्रिक्टेड जोन में बिना परमिशन घुस आए थे। एड्रियन तुरंत डिसाइड करता है कि वो उनसे खुद मिलकर बात करेगा। वो बेस के अंदर जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है जैक्सन कॉर्टिस से, जो गुस्से में जवाब मांग रहा होता है। एड्रियन कामली समझाता है कि ये एरिया सिर्फ कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, ये जगह अब जियोथर्मल डेंजर जोन बन चुकी है। जो लेक का डिसअपियर होना दिखा वो सिर्फ ऊपर से दिखने वाली एक छोटी सी चीज है। असली प्रॉब्लम जमीन के नीचे है जहां सब कुछ कंट्रोल के बाहर जा रहा है। और फिर वो जैक्सन को एक क्लियर वार्निंग देता है, अगर अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहते हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैसे ही एड्रियन जैक्सन की आईडी देखकर उसका नाम पढ़ता है वो सरप्राइज हो जाता है। जैक्सन कॉर्टिस, तुम वही हो ना, वो नॉवेलिस्ट? मैंने तुम्हारी एक किताब पढ़ी थी, काफी डीप थी। ये छोटी सी पहचान उन दोनों के बीच एक सॉफ्ट मोमेंट क्रिएट करती है। दो स्ट्रेंजर्स के बीच एक छोटा सा कनेक्शन बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है इंडिया में, जहां वो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले अर्थ के कोर में ये एबनॉर्मेलिटीज डिटेक्ट की थी एड्रियन को अर्जेंट मैसेज भेजता है। टेम्परेचर अब क्रिटिकल लेवल क्रॉस कर चुका है, माइन को हमने सील कर दिया है, कैलकुलेशंस बिल्कुल सही थे, कोई गलती नहीं है, अर्थ की क्रस्ट अब टूट रही है एड्रियन, ग्लोबल कोलैप्स अब बस शुरू होने ही वाला है। वो एक सीरियस टोन में सिर्फ एक लाइन कहता है, ग्लोबल इवैक्यूएशन स्टार्ट करनी होगी अभी। लेकिन इन सब वार्निंग्स के बावजूद कॉर्टिस फैमिली डिसाइड करती है कि वो कैंप ग्राउंड में ही रुकेंगे। उन्हें अभी तक नहीं पता कि उनके आसपास की दुनिया पलटने वाली है। उस दिन शाम के वक्त वो अजीब आदमी फिर से दिखाई देता है, चार्ली फ्रॉस्ट, एक रेडियो होस्ट जो हमेशा कुछ अलग ही बोलता है। चार्ली जैक्सन से हंसते हुए कहता है, जो आर्मी ने बोला उस पर भरोसा मत कर, असली सच तो कुछ और ही है। रात को जैक्सन का छोटा बेटा उसे डैड कहने से मना कर देता है। जैक्सन गुस्से में उसका फोन ले लेता है और चुपचाप काम पर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जैक्सन रेडियो ऑन करता है और चार्ली की आवाज सुनाई देती है, लाइव ब्रॉडकास्ट उसके ट्रेलर से। चार्ली कह रहा होता है, दुनिया का अंत पास आ गया है, मायन लोग सब पहले ही बता चुके हैं और येलोस्टोन एक बड़ा वॉल्केनो बन के फूटने वाला है। जैक्सन को क्यूरियोसिटी होती है और वो डिसाइड करता है चार्ली के ट्रेलर तक जाने का। चार्ली उसे अंदर बुलाता है और दिखाता है अपनी एक दीवार जिसमें लगे होते हैं पुराने पेपर के टुकड़े और थियोरीज लिखी होती हैं दुनिया के खत्म होने के बारे में। उसका ब्लॉग भी होता है जिसमें वो लिखता रहता है कि सब कुछ बदलने वाला है और सिर्फ कुछ लोग ही बचेंगे। चार्ली की ट्रेलर के अंदर जैक्सन की नजर एक नाम पर जा टिकती है, एक नासा साइंटिस्ट जिसके साथ उसने अपनी नॉवेल लिखते वक्त काम किया था। वो हैरान होता है ये देखकर कि वो साइंटिस्ट अब जिंदा नहीं है। चार्ली कहता है उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसने ज्यादा सच जान लिया था, उसे खत्म कर दिया गया। फिर चार्ली एक कॉन्फिडेंशियल मैप दिखाता है जो उसी साइंटिस्ट ने भेजा था, एक सीक्रेट जगह का मैप जहां बहुत बड़े शिप्स बन रहे हैं, ऐसे शिप्स जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को बचाएंगे जब दुनिया खत्म होने लगेगी। जैक्सन का चेहरा सीरियस हो जाता है, लेकिन वो अभी भी पूरी बात पर विश्वास नहीं करता। वो चार्ली को थैंक यू बोलता है और वहां से निकलने लगता है, पर जाते जाते चार्ली एक फाइनल वार्निंग देता है,
इस बार पूरी सीरियसनेस के साथ अपने बच्चों को येलोस्टोन से तुरंत ले जाओ, क्योंकि सबसे पहले यही से शुरुआत होने वाली है। अगली सुबह जैक्सन अपने बच्चों के साथ एक लोकल स्टोर जाता है ताकि लिली के इंसेक्ट बाइट्स का कुछ इलाज करवा सके। दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ केट अपने नए पार्टनर गॉर्डन के साथ शॉपिंग पर गई होती है। वहां टहलते वक्त गॉर्डन कैजुअली कहता है लेट्स हैव अ बेबी, लेकिन केट तुरंत मना कर देती है। इस बात से दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाता है और बात घूमकर जैक्सन तक पहुंच जाती है, उस पास तक जिसे केट छोड़ चुकी थी या शायद कभी छोड़ ही नहीं पाई। लेकिन तभी अचानक जमीन तेजी से हिलने लगती है। एक भयानक अर्थक्वेक आता है। एक बड़ी सी दरार जमीन को बीच से फाड़ देती है और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। जैक्सन और उसके बच्चे स्टोर के टीवी स्क्रीन्स पर इमरजेंसी न्यूज रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं। सिर्फ डर और कंफ्यूजन दिख रहा होता है हर जगह। इसी बीच लिली की स्कूल टीचर भी ये सब देखकर कुछ कमेंट करती है। तभी नोआ का फोन बजता है। उसकी मॉम केट की कॉल होती है। वो घबराहट में कहती है वापस घर आओ, अभी के अभी। प्रेसिडेंट विल्सन अब अपसेट है। कार्ल एनहूजर आके बताता है आर्क्स रेडी हैं,